बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में अप्रैल में ही गर्मी बढ़ गई है। आज पारा 33 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। आपको बताएं कि कराची में अप्रैल में ही गर्मी बढ़ चुकी है और आज पारा 33 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। आदिया, बताइएगा कि गर्मी में कमी का इम्कान कब से है? देखिए, आइंदा 3 रोज तक शहर खायद जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में ही रहेगा। इस दौरान टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। अलबत्ता क्योंकि इन दिनों कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी के फैक्टर की वजह से कराची में गर्मी का जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड होता है उसकी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस होती है। आज अभी इस वक्त में टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा है, शिद्दत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुर 37% है। जनूब मगरिबी से हवा चल रही है। समंदरी हवा चलने के बावजूद कराची के मौसम पर खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और 15 नॉटिकल माइल है, जिसकी तकरीबन 20 से ज्यादा किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार बनती है, मगर उसके बावजूद सूरज अपने जोबन पर है और गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफा ही देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आदिया नाज। और अब आपको बताएं कि पीआईए के 2 तैयारों के हादसात, एयरलाइन इंतजामिया की नाअहली करार। कराची और गिलगित एयरपोर्ट पर हादसा से एयरलाइन को 2000 मिलियन से जायद का नुकसान हुआ। इंतजामिया की नाअहली से हादसात का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट 2021 से 22 में किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे समर अब्बास। समर, बताइएगा कि रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें, पीआईए इंतजामिया की नाअहली से हादसात का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट 2022-2021 में किया गया है, जिसमें बताया गया कि एटीआर के हादसात से मजमूई तौर पर एयरलाइन को 2796 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कराची एयरपोर्ट पर 24 नवंबर 2018 को एटीआर 11 हादसे से 10 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ, जबकि 20 जुलाई को गिलगित एयरपोर्ट पर तैयारी के हादसे से 13 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में हादसात की मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में दरकार मेंटेनेंस के मुतालिक आलात में खराबी, एयरलाइन मेंटेनेंस कैरियर में प्रोफेशनलिज्म की कमी दर्ज की गई है, जबकि रिपोर्ट में एसओपी पर अमल दरामद में नाकामी, फैसला करने की खराबी और फर्स्ट अफसर के किरदार का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट में एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से की गई इंक्वायरी में पायलट की गलती पर मबनी जवाब दिया गया है, जबकि ऑडिटर्स का इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर करने और मुतल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की हिदायत भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास। सिंध सरकार ने सैलाब मुतासिर 25 एकड़ एराजी रखने वाले काश्तकारों को भी ईद के तोहफे के तौर पर भी गंदम के बीज की कीमत में सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। सिंध सरकार ने सैलाब मुतासिर 25 एकड़ एराजी रखने वाले काश्तकारों को भी ईद के तोहफे के तौर पर गंदम के बीज की कीमत में सब्सिडी देने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत का ईद के बाद दूसरे फेज के 25 एकड़ तक वाले काश्तकारों को गंदम के बीज की सब्सिडी रकम देने का भी फैसला किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजाद नोडियो। आजाद, आगाह कीजिएगा कि अब तक कितने काश्तकारों को रकम दी जा चुकी है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने ईद के बाद दूसरे फेज में 25 एकड़ तक एराजी वाले काश्तकारों को भी गंदम के बीज की मद में सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा ज़राअत के मुताबिक 12.5 एकड़ तक वाले जो काश्तकार बीज की सब्सिडी फराहम की रकम का सिलसिला 24 अजला में जारी है, जबकि सन में अब तक 1,41,518 एकड़ जो काश्तकार हैं उनको 3 अरब 32 करोड़ 68,71,506 रुपये रकम फराहम कर दी गई, जबकि ईद के बाद दूसरे फेज में 25 एकड़ तक वाले काश्तकार जो हैं उनको गंदम की बीज की मद में रकम अदा कर दी जाएगी। पहले फेज में रह जाने वाले जो तस्दीक शुदा काश्तकार हैं उनको भी दूसरे फेज में सब्सिडी वाली जो रकम है वो भी अदा की जाएगी। इस हवाले से महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों को सब्सिडी की रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। इस हवाले से महकमा ज़राअत ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को जो है दूसरे फेज में गंदम के बीज की मद में सब्सिडी की रकम अदा करने के हवाले से भी तफसीलात तलब कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आजाद नोडियो। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाइस तेल और घी की कीमतें कम न हो सकी। ए ब्रांड का कुकिंग ऑयल 620 जबकि घी 600 रुपए और इससे जायद कीमत पर दस्तयाब है। तेल घी की कीमतों से मुतालिक तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार।
آج ملک کے شہر قائد میں مہنگائی کا راج بدستور برقرار ہے اور مہنگائی نے جو کوکنگ آئل ہے اور گھی ہے اس کی قیمتوں کو کم نہیں ہونے دیا ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ مختلف کمپنیوں کا جو کوکنگ آئل ہے چاہے وہ برانڈ اے کمپنی کا ہو یا برانڈ بی کا ہو ان کی قیمتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافے کے ساتھ استحکام دیکھنے والے لیکن کمی تاحال نہیں ہو سکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ڈالر مسلسل جو ہے اس کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. برانڈ اے کا اگر ہم بات کریں کھلے تیل برانڈ اے کا جو کمپنیوں کا تیل ہے 1 لیٹر کا 620 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. اگر ہم بات کریں گھی کی تو فی کلو گھی اے برانڈ کا 600 روپے تک پہ فروخت ہو رہا ہے. اگر ہم بی برانڈ کے تیل کی بات کریں تو وہ 520 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گھی کی بات کریں تو 500 روپے کلو پہ گھی فروخت ہو رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں جانتے ہیں. اقبال صاحب یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, تیل اور گھی سستا کیوں نہیں ہو پا رہا, بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ گھی تیل تو سستا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں ڈالر آئے دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہے کہ یہ تیل کے ریٹ کم نہیں ہوتے, ورنہ پہلے کے مقابلے میں تو پھر بھی بہت اس رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت ریٹ کم ہو گئے, ورنہ یہ کمپنیوں نے تو 4-4 ہزار روپے کے ریٹوں کی آواز لگا دی تھی مارکیٹ میں اے برانڈ کی کمپنیوں نے. لیکن یہ ظاہری بات ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو کاروبار اتنا ہوتا نہیں, جس کی وجہ سے ہر کمپنیوں نے اپنے ریٹ دوبارہ کم کر دیے. وہ بھی صرف رمضان آفریں کم کی ہیں, ابھی رمضان آفر کم ہوں گی تو دوبارہ وہیں پہ آ جائیں گے سارے. یہ تھے دکاندار, ان کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھنے والا ہے جس کی وجہ سے تیل گھی کی قیمتوں میں کمی واقع نہیں ہو سکی. لیکن اگر کمپنیوں کے مقابلے میں کھلے تیل کی بات کریں تو کھلے تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کمپنیوں کے تیل کے مقابلے میں قدر کم ہے, تو شہریوں کو جو ہے وہ کھلا تیل کسی حد تک جو سستے داموں کمپنیوں کے مقابلے میں دستیاب ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سے تیل گھی کی کمی نہیں آ سکی ہے. جی. پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے چیئرمین راشد صدیقی کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کو 1 سال میں بڑے چیلنجز کا سامنا رہا. معیشت کی بہتری صرف ڈالر کی آمد پر لگی ہوئی ہے. انڈسٹری کے پاس خام مال نہیں, پلانٹ مجبوراً بند کرنے پڑ رہے ہیں. معیشت کی بحالی کے لیے انقلابی قدم اٹھانا ہوگا. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف خان سے. موجودہ حکومت کو جو 1 سال ہو گئے, 1 سال میں ملک کی معیشت کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے. انڈسٹری دیکھی جائے 50% بند ہو چکی ہے. ڈالر 1 سال میں کتنا مہنگا ہوا اور کتنی مہنگائی بڑھی ہے جانتے ہیں. اور پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں راشد صدیقی صاحب, کیا صورتحال رہی ہے سر؟ صورتحال تو دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے, اور صورتحال ویسے تو آپس کی بات یہ ہے کہ صورتحال صرف پاکستان کی بدتر نہیں ہے, ایک صورتحال مہنگائی کی صورتحال اور یہ جو کیوس ہے یہ سب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پالیسیز کا آغاز ہی نہیں کیا ہے, ہم نے کوئی پہلا قدم نہیں رکھا ہے جس کی بیس کے پر ہم کہیں کہ ہمارے آنے والا کل اچھا ہوگا, ہمارے آنے والی کل کی معیشت اچھی ہوگی. دیکھیں معیشت اچھی ہوتی ہے, ڈالر کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ ڈالر کے جانے اور ڈالر کے آنے سے اس کے اوپر بہت بڑا ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ آج کی تاریخ میں دیکھیں تو جو پچھلے 2-3 مہینے جو پالیسیز رہی بینکوں کی کہ جو ایکسپورٹرز تھے ان کی ایلسیاں نہیں کھولیں, جو ایکسپورٹرز تھے ان کے را مٹیریل نہیں آئے, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر را مٹیریل کا بڑا فقدان آیا. را مٹیریل نہیں گیا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنی بھی ایکسپورٹ پاکستان سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی, تو اس کی وجہ سے بہت سارے آرڈرز کینسل ہو گئے. اور اب جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بیشتر ممالک کہتے ہیں نہیں جی آپ کے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, اور جب ہم ایل سی کھولتے ہیں اور ہمارا جب وہاں پہ مال پہنچتا ہے تو 2-2 مہینے مال آپ کا پورٹ پہ رہ جاتا ہے, تو اب وہ آپ کی ایل سی بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو آپ کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں, اور اس کے اوپر تو اگر کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھایا تو پھر تو اس کی معیشت کا بہتر ہونا ناممکن ہوگا. اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے مجھے کوئی اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ آج بھی اگر آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں گے تو صبح سے شام تک جو سیاستدان ہیں وہ صرف آپس کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی عوام جو پس رہی ہے اس کے اوپر کیا کر دیا. ان کو عوام کی جو اپوزیشن ہے ان کو بھی اپنی ضرور ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, انہوں نے, لیکن عوام کی ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا شدید کنسرنس ہیں جو 1 سال میں کارکردگی اگر دیکھی جائے, جائزہ لیا جائے تو ملک کی معیشت جو ہے بحران کا شکار ہو گئی, اور ساتھ ہی اب آگے بہتری ہوگی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. جی. جبلی سینٹر کے صدر عبدالغنی کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں خریداری کا رجحان کم ہو گیا. لوگ بنیادی ضروریات کی چیزوں کو پہلی ترجیح دے رہے ہیں. آٹا دال مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ عید کی شاپنگ کے لیے کترا رہے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے کاوش میمن سے. جی بالکل دیکھیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور شہریوں نے خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں جبلی سینٹر میں. جو ہے وہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے اس وقت, مہنگائی کے معاملات بھی ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ تاجر برادری جو ہے وہ مہنگائی کا رونا روتی نظر آتی ہے. میرے ساتھ مارکیٹ کے صدر
अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आटा दाल चीनी इतनी महंगी कर दी गई है कि लोग बाग जो हैं वो ये आटा चीनी दाल वगैरह लेंगे या ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि शाम के वक्त जो है वो गाँवों का रश तो होता है मगर ये है कि वो ना होने के बराबर, क्योंकि ख़रीदारी बिल्कुल भी नहीं हो रही। 10% जो है वो ख़रीदारी हो रही है, 90% जो है वो लोग बाग जो है वो खाली हाथ जो है वापसी चले जाते हैं। उसकी वजह ये कि महंगाई इस तरीके से महंगाई कर दी है कि लोगों की क़वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब पिछले साल आप देखें कि पिछले साल जो है वो डॉलर की कीमत क्या थी और अभी आप देखें डॉलर की क्या कीमत चल रही है, तो ये भी बड़ा जो है इफ़ेक्ट पड़ा है कि जो है वो कारोबारी हज़रात जो है इसकी वजह से भी बहुत परेशान है। और जो है वो आटे की कीमत क्या थी पिछले चंद सालों में, जो पिछले साल जो गुजरे हैं, और अभी देखें कि आटे की क्या कीमत है। तो इस महंगाई की वजह से भी जो है वो लोग बाग जो हैं वो परेशान हैं कि लोग आटा ख़रीदें या जो है अपनी शॉपिंग करें बच्चों के लिए। अब जो ख़रीदारी जो रह गई है समझिए कि 25% जो है वो बच्चों की ख़रीदारी हो रही है, जो बच्चे ज़िद करते हैं तो उनकी वजह से जो है वो ये शॉपिंग चल रही है बच्चों की वजह से। जी बिल्कुल, जो है वो जुबली सेंटर के सदर का यही कहना था कि महंगाई की वजह से जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ यकीनन मुतासर हो रही हैं। ईद के मौके पर भी जो है वो ख़रीदारों का रुझान इंतहाई कम देखने में आ रहा है। लोग जो है वो ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो पहले प्रायोरिटी उनको दे रहे हैं। यही वजह है कि मार्केटों में जो है वो जो ख़रीदार है वो महदूद अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और जो है वो अपनी बात को देखते हुए जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को मलीर कोर्ट में पेश कर दिया गया। मलीर अदालत के बाहर पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को मलीर कोर्ट में पेश किया गया है और मलीर अदालत के बाहर पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। अली जैदी को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुंचाया गया है और पीटीआई के रहनुमा अली जैदी हैं जिन्हें मलीर कोर्ट में पेश किया गया है। मलीर अदालत के बाहर पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। अली जैदी को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया है। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को मलीर कोर्ट में पेश किया। मलीर अदालत के बाहर पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि अली जैदी को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया है अदालत में। और पीटीआई रहनुमा की बड़ी तादाद में जो कारकुनान है और पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो अदालत के बाहर मौजूद है। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को मलीर कोर्ट में पेश कर दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बैरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा किया गया है, जिसके बाइस ईद अपने आबाई इलाकों में मनाने के ख्वाहिशमंद परेशान है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद लियाकताबाद नंबर 10 से बैरून शहर चलने वाली गाड़ियों के बस अड्डे पर मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही जो बैरून शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं वहाँ पर शहर में जो हमें इजाफा दिखाई देता है मुसाफिरों का इजाफा होने के नतीजे में जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं बैरून शहर जाने वाले उसमें भी हर साल इजाफा दिखाई देता है। इस मरतबा भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद नंबर 10 अलकरम स्क्वायर के करीब ऐसे ही एक अड्डे पर जहाँ पर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं वो हैदराबाद, मीरपुरकास, टंडोला यार समेत अंदरून सिंध समेत जो है दीगर अंदरूनी इलाकों में मुल्क के यहाँ से जो है मुसाफिरों की गाड़ियाँ जाती हैं और यहाँ से मुसाफिरों को जो है सहूलियात जो दी जाती हैं उसमें मेरे कैमरामैन इमरान अहमद ख़ान आपको दिखाएंगे कि कार सर्विस भी है, बाकायदा एयर कंडीशन कार में भी सफ़र किया जा सकता है, जिसका हैदराबाद तक का किराया 1200 रुपये है जो इस वक्त, जो कि आम दिनों में 1000 रुपये वसूल किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ कोचेज़ मौजूद हैं, एयर कंडीशन कोचेज़ हैं ये और सादी कोचेज़ भी हैं, जिसका किराया अमूमी तौर पर बताया जाता है कि हैदराबाद का जो है वो 600 रुपये वसूल किया जाता था, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि ईद पर चूँकि तलब पड़ जाती है सफ़र की तो इसलिए वो किराया 700 से 800 रुपये वसूल किया जा रहा है। जो यहाँ पर आने वाले मुसाफिर हैं वो परेशान हैं, वो कहते हैं कि पहले ही इस कदर ज़्यादा महंगाई है, ऊपर से ये ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जो महंगाई की शरह है और उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें इजाफे की वजह से वो ये इजाफा करने पर मजबूर हुए हैं। ईद से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी जानिब जो अवाम है उनका ये कहना है कि बेशतर गाड़ियाँ पेट्रोल पर नहीं चलती हैं, इजाफा सिर्फ पेट्रोल में हालिया दिनों में हुआ है, तो इनकी जानिब से जो इजाफा किया गया है ट्रांसपोर्टर की जानिब से वो इंतहाई गैर मुनासिब है। अवाम को रिलीफ दिया जाए ईद के मौके पर और इस सिलसिले में इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आए और इनको जो है पाबंद करे कि वो शहरियों से, मुसाफिरों से लूट मार का सिलसिला ईद के नाम पर बंद करें। जी
नाज़रीन, ईद की खुशियां मनाने का मज़ा तो अपनों के साथ ही है। यही वजह है कि हर साल ईद अपनों के साथ मनाने के लिए कराची से परदेशियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को रवाना होती है। इस साल भी आपको बताएं कि बड़ी तादाद में परदेसी कराची कैंट स्टेशन से रवाना हो रहे हैं। ईद की खुशियां मनाने का मज़ा तो अपनों के साथ है और यही वजह है कि हर साल ईद अपनों के साथ मनाने के लिए कराची से परदेसियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को रवाना होती है। और अगर इस साल की बात की जाए तो क्योंकि ईद की आमद है, मीठी ईद अपने लोगों के साथ मनानी है, इस साल भी बड़ी तादाद में परदेसी कराची कैंट स्टेशन से रवाना हो रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आदिया नाज, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आदिया, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त कराची कैंट स्टेशन के मनाजर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो परदेशियों की मौजूद है, जो कि अपनों के साथ ईद मनाने के लिए हर साल कराची से जो है वो रवाना होती है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। इस वक्त कैंट स्टेशन पर पाकिस्तान एक्सप्रेस के मुसाफिरों का रश देखा जा रहा है, जो कि यहाँ से कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना होगी। मैं एक दफ़ा कैमरामैन फरहान से कहूँगी आपको ये मंजर दिखा दें कैमरे की आंख से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और इन मुसाफिरों को रवाना होना है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। कोई मुल्तान जा रहा है, कोई बहावलपुर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई रहीम यार खान जा रहा है। ये वो तमाम मुसाफिर हैं जो कि अपनों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। चंद दिन की छुट्टियां हैं इनको, लेकिन इनकी कोशिश है साथ ही मनाई जाए। एक अहम मसला जो यहाँ पे देखने में आ रहा है वो टिकटिंग का है, क्योंकि बुकिंग चूँकि फुल हो चुकी है और बहुत से लोगों ने जो है वो ईद से बहुत पहले जो है बुकिंग करवा ली थी, तो तमाम ट्रेनों की बुकिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। यही रही बल्कि जो ईद स्पेशल ट्रेनों की अनाउंसमेंट की गई थी महकमा रेलवे की जानिब से, 5 ईद स्पेशल ट्रेनें इस दफ़ा चलाई जा रही हैं, जिसमें से 2 जो है वो कराची से रवाना होंगी। एक कल यानी कि 18 अप्रैल को तकरीबन 6:30 बजे शाम में जो है वो कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी ट्रेन जो है वो 19 अप्रैल को यानी कि परसों कराची कैंट स्टेशन से रात 8:30 बजे जो है वो लाहौर के लिए रवाना होगी। तो उन ट्रेनों के हवाले से भी यही इत्तलात है कि उनकी भी बुकिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और मुसाफिर जो कि अब मजीद आगे जाना चाहते हैं वो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ से कैसे जाएंगे। अच्छा खासा गफीर जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर न सिर्फ स्टेशन पर मौजूद है बल्कि रिजर्वेशन काउंटर्स पर भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। जी अच्छा आदिया, बताइएगा कि ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार भी हैं। सुबह भी हमने ये खबर शामिल की और अब भी हमने ये खबर शामिल की है, अभी तक ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। तो मुसाफिरों को इस वजह से किन मुश्किलात का सामना है और इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या कहना है कि कब तक ये तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा? देखिए, जो ट्रेनों की यहाँ से कराची कैंट स्टेशन से रवानगी है वो तो ऑन टाइम है और लेकिन जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक है, लेकिन जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेनें पहुँचती हैं वो अलबत्ता ज़रूर ताख़ीर का शिकार हैं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन 3.5 घंटे की ताख़ीर का शिकार हो चुकी है और इसी तरह से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस तकरीबन 2.25 घंटे की ताख़ीर से सुबह कराची पहुँची है। कराकरम एक्सप्रेस जो है वो भी तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँची। ये तमाम गाड़ियाँ हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर ताखिर से आ रही हैं। अलबत्ता पिछले हफ्ते जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर देखने को मिली कि सिर्फ 4 या 5 या 3 ट्रेनें जो है वो लेट होती थी, लेकिन जो ट्रेनें इस वक्त तकरीबन 18 ट्रेनें जो हैं वो रवाना हो रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कराची से या वहाँ से कराची आ रही हैं, तो उनमें से सिर्फ 4 या 5 ट्रेनों का लेट होना थोड़ी सी बेहतरी की जानिब था। लेकिन फिर से कल से यही सिचुएशन शुरू हो गई है कि मुतादिद बेशतर ट्रेनें जो है वो ताखिर से आ रही हैं और इस हवाले से महकमा रेलवे किसी भी किस्म का कोई तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर है। अलबत्ता हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पंजाब का ट्रैक जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सिंध का ट्रैक है घोटकी के मुकाम पर वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और कोशिश ये होती है कि ट्रेन वहाँ पर आके थोड़ी सी स्लो हो जाए, अपनी स्पीड वो स्लो करती है जिसकी वजह से यहाँ पर ताखिर से पहुँचती है। और सैलाब से जो ट्रैक मुतासिर हुआ था झम्पेर के मुकाम गुलारी के मुकाम पर, वहाँ पर भी थोड़ी सी यही सिचुएशन देखने में आती है और वहाँ पर भी जब गाड़ी पहुँचती है तो उसकी स्पीड तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार होती है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी ताख़ीर होती है जिसकी वजह से कराची कैंट स्टेशन तक जब गाड़ी पहुँचती है तो वो घंटों ताख़ीर का शिकार हो चुकी होती है। जी बहुत शुक्रिया आदिया नाज। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स ने मनमानी शुरू कर दी। कराची से सिंध के दीगर अजला जाने वाली गाड़ियों की किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। कराची से लाड़काना और सखर तक का किराया 200 से 600 रुपए तक बढ़ा दिया गया। तफसीला जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजीज जमाली से। जी देखिए, यहाँ पे मैं इस वक्त सदर में कराची के मशहूर ज़माना बस अड्डा पर मौजूद हूँ। यहाँ से सैकड़ों की तादाद में बसें पूरे सिंध के लिए रवाना होती हैं। कराची से हैदराबाद के बाद फिर 2 बड़े हाईवेज़ के रूट बनते हैं, एक नेशनल हाईवे है
اور پھر انڈس ہائی وے ہے. نیشنل ہائی وے سے حیدرآباد، پھر مٹیاری، اس کے بعد نواب شاہ، خیرپور، سکھر تک گاڑیاں بلکہ کشمور جیکباد تک بھی جاتی ہیں، جبکہ لاڑکانہ کے روٹ سے حیدرآباد کے بعد پھر سیون شریف، دادو، لاڑکانہ اور اسی طرح جیکباد تک. تو عید کے سما میں ہوا یہ ہے کہ کرائے بڑھ گئے ہیں، 200 سے 250 تقریباً ہر اسٹیشن کا کرایہ بڑھ گیا ہے. یہاں سے اگر پہلے دادو 1100 تھا تو اب 1300 ہو گیا ہے. یہاں سے لاڑکانہ اگر 1600 تھا تو اب 1800 ہو گیا ہے. یہاں سے سکھر اگر 1800 تھا تو ابھی 2100 ہو گیا ہے. تو اس طرح کرائے بڑھ گئے ہیں. اب ہم کچھ شہریوں سے بھی بات کریں گے کہ کرائے کیوں بڑھے ہیں، یہ گاڑیوں کے کرائے کیوں بڑھ گئے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں؟ ہم حیدرآباد تک جاتے ہیں. حیدرآباد کے 500، پہلے کتنے لیتے تھے؟ یہی کرایہ. یہی ہے. کیا کرایہ کیسا چل رہا ہے؟ کچھ بڑا ہے وہی کرایہ ہے؟ کرایہ 200 بڑا ہے. 200 بڑا ہاں ہے. 200. کہاں تک جاتے ہیں؟ ہم تو مورو تک جاتے ہیں. اچھا، مورو کا پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے؟ 1200. پہلے 1200 تھا. پہلے 1200 تھا، ہاں. اب یعنی 1400 لے رہے ہیں. ہاں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خالی آتے ہیں ادھر سے گاڑیاں لوگ، یہ وجہ ہے. اور یعنی وہاں سے پبلک نہیں ہوتی؟ ہاں، ادھر سے نہیں ہوتی، ادھر سے عید کی واپسی ہوتی ہے، ادھر سے ایک طرف سواری ہوتی ہے. اچھا، یہی مسئلہ ہے. کیا کہیں گے، کرائے بڑھ گئے ہیں یا وہی ہیں پرانے؟ سواری ہے کہ سر کرایہ بڑھائیں گے؟ سواری نہیں ہے. نہیں. اچھا، عوام اتنی مہنگائی ہو گئی، عوام کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ عید منانے بھی نہیں جا رہی ہے. اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سواری نہیں ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرایہ بھی بڑھا دیے انہوں نے. کرایہ تو اتنا بڑا نہیں، لیکن سواری نہیں ہے. اچھا. ڈیزل بہت اوپر چڑھا ہوا ہے، گاڑی کے خرچے نہیں نکل رہے، نہ کچھ عملے کے لیے بچ رہا ہے، نہ کچھ مال کے لیے بچ رہا ہے. اچھا، ویسے بھی آپ کس روٹ پر چلتے ہیں؟ ہم لاڑکانہ سے کراچی سے لاڑکانہ جاتے ہیں. تو کراچی سے لاڑکانہ یہاں سے جاتے ہوئے تو لوگ ہوں گے نا، یقیناً عوام ہوگا نا عید کے لیے. ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ نہیں ہوتی نا، گاڑی تو وہی خسارہ کرتی ہے. اچھا، وہ ڈیزل وہی گلے میں، وہی خرچے گلے میں، روڈ پہ ٹول پہ ہر چیز مہنگی ہے، کوئی چیز نے بچنے نہیں. تو اس وجہ سے کچھ کرایہ بڑھا ہے. کچھ 100-200 بڑا ہے، اتنا کچھ زیادہ نہیں بڑا ہوا. 100-200 بڑا ہے، ایک سائڈ سے سواری. جی، ہمارا تو اندازہ تھا کہ 200 کرایہ بڑھا ہے، لیکن یہاں جب پبلک سے بھی بات ہوئی، میری ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، تو کرائے بہت بڑھ گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 1000 روپے میں آ رہے تھے، 2000 میں دادو تک واپس جا رہے ہیں. لاڑکانہ میں بتا رہے پیسنجر بتا رہے ہیں کہ 600 روپے کرایہ بڑھ گیا ہے. ٹرانسپورٹر بتا رہے ہیں کہ 200 بڑھا ہے، چونکہ ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا ہے. ان کے دو جواز ہیں، ایک بتا رہے ہیں ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا ہے، دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ واپسی پہ پیسنجر نہیں ہوتے. تو بہرحال کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور اب صورتحال اس طرح ہے کہ لازمی ہے کہ پھر لوگوں کو بہرحال جانا ہے. ابھی عید میں کچھ دن ہیں، جو یہ عید کے دن قریب آئیں گے اور اضافہ ہوگا، اور بہرحال لوگ جائیں گے. اتنے مہنگے داموں میں جانا پڑتا ہے. جی، سندھ کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کل 27 رمضان کو بند رہیں گے. محکمہ اسکول تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق شب قدر کی مناسبت سے تعلیمی ادارے بند رہیں گے. آپ کو بتائیں کہ سندھ کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کل 27 رمضان کو بند رہیں گے. محکمہ اسکول تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق شب قدر کی مناسبت سے تعلیمی ادارے بند رہیں گے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے. جی آزاد، بتائیے گا. جی بالکل، سندھ بھر میں کراچی سمیت صوبے کے تمام تعلیمی ادارے کل جو ہے 27 رمضان کی مناسبت سے بند رہیں گے، جس میں اسکول، کالجز و جامعات شامل ہیں. محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق جو فیصلہ 22 فروری 2022 کو گزشتہ سال کے فیصلے کے تحت کل منگل کے روز 18 اپریل کو جو 27 رمضان کی مناسبت سے تمام تر جو تعلیمی ادارے بند رہیں گے. آج جو ہے محکمہ اسکول تعلیم، محکمہ کالج اور محکمہ جامعہ کی جانب سے باضابطہ طور پر شیڈول کے تحت نوٹیفکیشن بھی جاری کیے جائیں گے. یہ فیصلہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا ہے، جس کے تحت یہ تعلیمی ادارے کل صبح بھر کے بند رہیں گے. جی بہت شکریہ آزاد نوہڑیوں. سندھ ہائی کورٹ میں لیاری ایکسپریس وے کے متاثرین کو متبادل پلاٹ نہ دیے جانے کے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ اور پروجیکٹ ڈائریکٹر لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ کو نوٹس جاری کیے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال احمد سے. جی، لیاری ایکسپریس وے کے متاثرین کو متبادل پلاٹس نہ دیے جانے کا معاملہ ہے. سندھ ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست کی سماعت ہوئی ہے، جس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت محمد نعیم ساجد جو کہ درخواست گزار تھے، ان کی جانب سے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ
लियारी एक्सप्रेस वे में उनको मुतबादिल प्लॉट दिया गया, लेकिन आज तक उसका कब्जा नहीं मिला है, जिस पर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि लियारी एक्सप्रेस वे को बने हुए 20 साल हो गए हैं और उस वक्त तो मुतबादिल तमाम तर मुतासरीन को प्लॉट दिए गए थे, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि मुतबादिल प्लॉट के पेपर्स ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन आज तक जो लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया था तेसर टाउन के अंदर, उसमें अब तक ज़मीन का कब्जा नहीं दिया गया। और इस सिलसिले में उनका ये भी कहना था कि अब लैंड माफिया वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे करवा रहा है और पेपर्स बनाकर जारी किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ कब्जा माफिया को, जिस पर कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने अब चीफ सेक्रेटरी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियारी एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को बराह रास्त नोटिस जारी करते हुए उनसे जामे जवाब तलब किया है और उन्हें आइंदा समाअत पर हुक्म दिया गया है कि वो इस सिलसिले में अपना जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा कराएंगे। डॉक्टर सारा की मुबैना कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान वकास और शान ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई के वकला से दलाइल भी तलब कर लिए। केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, साहिल से डॉक्टर सारा की लाश मिलने का ये वाक़या है और मुकदमे में जो 2 गिरफ्तार मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जिसमें मुल्ज़िम शान और वकास, इन्होंने जो है गिरफ्तारी के बाद की ज़मानत अदालत में दायर कर दिया, दरख्वास्त अदालत में दायर कर दिया है, जिस पर उनके जो वकला थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और साथ ही साथ जो सरकारी वकील हैं उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अदालत ने इस जो दरख्वास्त की मज़ीद समाअत है वो 18 जो है अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और 18 अप्रैल को जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो मज़ीद अपने दलाइल देंगे। इसी केस में मुल्ज़मा बिस्मा की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मंजूर कर रखी है, जबकि पुलिस की जानिब से केस का हतमी चालान भी अदालत में पेश किया गया है और इसी केस में मुल्ज़मान के खिलाफ कत्ल के जो दफात हैं वो पुलिस ने शामिल कर लिए हैं। पुलिस ने अपने चालान में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि मुल्ज़मान ने जो है इसके साथ गैर अखलाकी रवाबित भी थे और गैर अखलाकी उनके साथ ताल्लुकात भी थे और यही नहीं बल्कि पुलिस ने अपने चालान में यह भी कहा था कि मुल्ज़मान ने जो है पुलिस के खौफ से शवाहिद भी छुपाए थे, लिहाजा दोनों मुल्ज़मान मुल्ज़िम शान और मुल्ज़िम वकास इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है, जबकि वाक़े का मुकदमा साहिल थाने में दर्ज है।